Hello everyone, welcome to another video. In this video, I'm going to discuss about I Travelled Among Unknown Men by William Wordsworth. So this is one of the Lucy poems written by William Wordsworth, and this is the last Lucy poems. So let us see the details of this poem. It was composed on 1801 in England, published in 1807 in the collection Poems in Two Volumes. Structure 4 स्टैंजा है, इसमें टोटल 16 लाइन्स है, तो 4 लाइन्स करके है. सो दिस इज अ लिरिक पोएम बैलड एंड इसको एलिजी भी बोल सकते हैं बिकॉज इट पोर्ट्रेज द मेलानकली टोन वेयर ही ग्रीव्स दैट ही वाज ट्रैवलिंग एल्सवेयर एंड ही वाज नॉट स्टेइंग इन इंग्लैंड वेयर लूसी स्टेज. तो लूसी के लिए भी एंड इंग्लैंड के लिए भी पोएट यहाँ मोन कर रहे हैं. सो दैट इज वाई इट इज़ एन एलिजी. एंड ये पोएम लिखा गया था आफ्टर अ ट्रिप टू जर्मनी. जर्मनी से लौटने के बाद वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम को लिखे थे. राइम आप देख सकते हैं ए बी रिदम आयम्बिक मीटर टेट्रामीटर ट्राईमीटर. सो 2 टाइप का मीटर यहाँ हम देख सकते हैं. सो लेट्स डाइव इनटू द टेक्स्ट. आई ट्रैवल्ड अमंग अननोन मेन इन लैंड्स बियॉन्ड द सी, नॉर इंग्लैंड डिड आई नो टिल देन व्हाट लव आई बोर टू दी. तो पोइट यहाँ बोल रहे हैं कि आई ट्रैवल्ड अमंग अननोन मैन, मैं अननोन पीपल के बीच ट्रैवल किया हूँ बहुत जगह. इन लैंड बियॉन्ड द सी, समुद्र के उस पार बहुत सारे देशों में कंट्रीज में आई हैव ट्रैवल्ड. नॉर इंग्लैंड डिड आई नो टिल देन व्हाट लव आई बोर टू दी, और घूमने के बाद ट्रैवल करने के बाद आई केम टू नो अबाउट माई लव फॉर इंग्लैंड. उससे पहले मुझे इतना डिटेल में पता नहीं था. व्हाट लव आई पोजेस फॉर इंग्लैंड, इंग्लैंड के लिए मेरे दिल में कितना लव है वो मुझे पता चला आफ्टर ट्रैवलिंग टू सो मेनी कंट्रीज. So this is the explanation you can see. In the first stanza of the poem, the speaker reflects on a journey to foreign lands. First stanza में poet जो है दिखाते हैं एक foreign land में वो journey कर रहे थे, where he realizes that the depth of his love for England. वो इंग्लैंड के लिए अपना जो लव है, अपना जो डेप्थ है लव का, वो फील करते हैं. अ लव ही hadn't fully understood until he was far away. तो जितने दिन वो इंग्लैंड में थे he couldn't understand his feeling for England, but जब वो दूर गए तो उनको पता चला. It's past that melancholy dream, nor will I quit thy shore a second time, for still I seem to love thee more and more. ये अतीत हो चुका है. दैट मेलनकली ड्रीम, तो मेलनकली ड्रीम किसको बोल रहे हैं? सेलिंग टू ए डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट जगह में ट्रैवल करना, उसको मेलनकली ड्रीम यहाँ बोला जा रहा है. मीन्स मदरलैंड से यानी इंग्लैंड से दूर रहना. नॉर विल आई क्विट दाई शोर, मैं अभी आपका शोर यानी कि जो समुद्र तट है वो कभी भी क्विट नहीं करूँगा. सो यहाँ आप देख सकते हैं दाई वर्ड का यूज़ किया गया है. दाई वर्ड जो है ये एक आर्काइक वर्ड है. आर्काइक वर्ड का मीनिंग ये है कि जो ओल्ड फैशन वर्ड पहले ज़माने में यूज़ होता था जो अभी यूज़ नहीं होता है. सो ये पहले दाई दाओ का यूज़ होता था, अभी नहीं होता है. अ सेकेंड टाइम मतलब दूसरी बार के लिए मैं कभी भी आपका जो तट है समुद्री तट उसको मैं छोड़ के नहीं जाना चाहूँगा. दैट मीन्स आई विल नॉट गो एनीवेयर, आई विल स्टे इन इंग्लैंड ओनली, फॉर स्टिल आई सीम टू लव दी मोर एंड मोर. और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे मदरलैंड के लिए मेरा जो प्यार है वो और बढ़ता जा रहा है, यानी कि इंग्लैंड के लिए मेरा प्यार और बढ़ता जा रहा है. द स्पीकर एक्नोलॉजेस दैट द मेलनकली ड्रीम ऑफ बीइंग अवे फ्रॉम इंग्लैंड इज ओवर. तो स्पीकर यहाँ एक्नॉलेज यानी कि कंसिडर करते हैं दैट द मेलनकली ड्रीम, दैट सैड ड्रीम इज ओवर नाउ, आई एम नॉट गोइंग टू लिव इंग्लैंड एनी मोर. And he expresses his determination not to leave its shore again. His love for England only grows stronger with time. तो समय के साथ साथ उनका जो इंग्लैंड के लिए प्यार था वो और बढ़ता जा रहा था. Among thy mountains did I feel the joy of my desire, and she I cherished turned her wheel beside an English fire. आपके जो माउंटेन्स है यानी कि इंग्लैंड में जो माउंटेन्स है, did I feel the joy of my desire, वहाँ जब मैं चढ़ाई करता हूँ और माउंटेन में जब मैं ट्रैवल करता हूँ इंग्लैंड में, आई फील वेरी गुड एंड प्लेजरेबल. एंड शी आई चेरिस्ड, और वो लड़की जिसे मैं बहुत चेरिश करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, टर्न हर विल बिसाइड एन इंग्लिश फायर. तो यहाँ टर्न हर विल का मतलब ये है कि हाउस होल्ड चोर्स यानी कि घर का काम कर रही है वो, बिसाइड एन इंग्लिश फायर, वो भी इंग्लैंड में ही रहती है. एंड फायर सिम्बलाइजेस द हाउस होल्ड. The poet is imagining his beloved is
doing some household work beside an English fireplaces. एंड यहाँ जो शी का जिक्र हुआ है ये हम लोग बोल सकते हैं कि पोइट लूसी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ, जबकि यहाँ पे नाम नहीं लिया गया है। नेक्स्ट स्टैंजा में नाम लिया गया है लूसी का। सो इट इज वन ऑफ द पोएम जहाँ लूसी का नाम लिया गया है। So you can see the explanation. The third stanza highlights the speaker's joy and desire while being amidst the mountains of England. Speaker का joy हम लोग यहाँ देख सकते हैं। He mentions a person, presumably Lucy. तो यहाँ वो एक लड़की का मेंशन करते हैं, शायद लूसी ही है वो, whom he loved and who worked by the fire in an English home, indicating a sense of domestic contentment and happiness. तो वो शायद लूसी के बारे में बात कर रहे हैं एंड उनके जो प्रिय है यानी कि बिलावट है तो वो काम कर रही है शायद एक इंग्लिश फायर प्लेसेस के सामने ही। सो दैट्स व्हाट दिस स्टैंजा पोर्ट्रेज। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंजा। द मॉर्निंग शोड thy nights concealed, the bowers where Lucy played, and thine too is the last green field that Lucy's eyes surveyed. Thy morning showed thy night concealed, the bowers where Lucy played. Here the poet is saying that the bowers यानी कि ये जो छायादार जगह जहाँ लूसी खेलती थी उसको मॉर्निंग जो है वो रिवील कर देती थी, मॉर्निंग जो है उसको लाइट अप कर देती थी, यानी कि मॉर्निंग्स में वो दिखता था। द नाइट्स कंसील्ड एंड रात में उस जगह अंधेरा हो जाता था, यानी कि जहाँ लूसी खेलती थी उस जगह के बारे में यहाँ बात हो रहा है। एंड मॉर्निंग में वो जगह बहुत ही लाइट अप हो जाता था जहाँ लूसी खेलती थी एंड नाइट में वो बिल्कुल अंधेरा हो जाता था। And thine too is the last green field that Lucy's eyes surveyed. और लूसी लास्ट में जो देखी थी वो भी आप ही का एक ग्रीन फील्ड था, यानी कि हरा भरा एक खेत था जो लूसी लास्ट देखी थी। So that's how the poem ends with the mentioning of Lucy. Here you can see the explanation. In the final stanza, the speaker reminiscences about the moments spent in England. तो speaker जो है वो सोचते हैं कि how he spent the moment in England, mentioning the places where Lucy used to play and the last green field she saw before her passing. These memories are cherished, emphasizing the deep emotional connection the speaker has with England and his enduring love for the country and as well as Lucy. क्योंकि ये जो पोएम खत्म होता है वो लूसी के जिक्र के साथ ही खत्म हो रहा है। So it clearly portrays his love for Lucy as well as for England, his motherland. I hope the poem is clear to you. Thanks for watching the video, and if there is any suggestions or anything you want to say, you can comment down below. Stay tuned for next one.